बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शिकायत के साथ आपका मेज़बान एजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। जैसा कि सबको पता है कि गवादर एक वहाँ पे पोर्ट बन रहा है जी, सी पैक मंसूबा जो है वो गवादर के लिए बनाया जा रहा है, जो पाकिस्तान में सुनने में आ रहा है। अभी तक तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग उसके सम्राट ना देख सके हैं, अब पता नहीं कब तक वो सम्राट सामने आएंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जब वो सी पैक कंप्लीट हो जाएगा, ग्वादर पोर्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, वो चलना शुरू हो जाएगा, तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। ये भी आप सुनते होंगे न्यूज़ में और बहुत सारे सोशल मीडिया पे सुनते होंगे कि पाकिस्तान के ऊपर उसकी वजह से आलमी ताकतों का बहुत प्रेशर है, बहुत सारे चाह रहे हैं कि वो ना बने। लेकिन जो है पाक चाइना दोस्ती लाजवाल है और इसको अल्हम्दुलिल्लाह कोई 71 साल तकरीबन 70 साल से ऊपर हो चुके हैं कि इनकी दोस्ती जो है वो ना ख़त्म होने वाली है। और बिल्कुल वो ऐसे हैं जैसे सगे भाई हैं, दोनों ममालिक ऐसे एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। जैसे भी हालात हो, जैसे भी जो है मुश्किल हालात आ जाएं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। इनकी बहुत सारी मिसालें हैं, वो कभी पाकिस्तान ने चाइना का साथ नहीं जोड़ा और चाइना ने कभी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा। और ये शायद दोनों की बका के लिए, दोनों की बेहतरी के लिए ये दोस्ती है भी ज़रूरी। तो इस जो मंसूबा सी पैक का बनने जा रहा है, जो बन रहा है, जो ग्वादर पोर्ट है, इसके ऊपर बात करने के लिए और पाकिस्तान की मईशत जो है वो उसमें इसका सी पैक का और ग्वादर पोर्ट का कितना किरदार होगा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं। वो बहुत गहरी नज़र रखते हैं, वो ओवरऑल सी पैक के ऊपर, ग्वादर पोर्ट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, आपके जो मईशत है वो, ये अगर कहें कि वो माहिरीन भी है, मईशत को समझते हैं, तो ये भी गलत ना होगा। मेरे साथ मौजूद हैं आमर अली साहब, जो कि अजाज़ी एम्बेसडर हैं सिल्क रूट सी पैक। बहुत शुक्रिया आमर अली साहब, आपने वक्त दिया। आपने सुन लिया होगा मैंने जिस तरह पाक चाइना की दोस्ती के हवाले से कहा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाक चाइना दोस्ती लाजवाल है। ये एक मजबूत है रिश्ता, ये बड़ा ही करीबी इनका रिश्ता है आपस में। इनको बहुत सारे लोगों ने तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। तो ये सी पैक और सिल्क रूट ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप की इट्स बीन 71 ईयर्स की हमारी एक सेलिब्रेशन हुई भी है पाक चाइना फ्रेंडशिप की। पाक चाइना फ्रेंडशिप में मैं समझता हूँ कि जियो स्ट्रैटेजिकल रीजंस भी हैं कि जो इन दोनों मुल्कों को बड़ा बांधा हुआ है, जिन्होंने बड़ा क्लोज रखा हुआ है। लेकिन अब चूंकि सी पैक मनसूबा क्या है, इससे पहले हम ये समझे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। हमें ये समझना पड़ेगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इट इज़ ओनली वन विंडो। बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट है जिसे कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, OBORI, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में चाइना गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया और ख़ास तौर पे उसका एक फोकस था, चाइना गवर्नमेंट इससे जो फ़ायदा उठाना चाहती है कि उनके जो वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं जहाँ पे उनकी आबादी ना होने के बराबर है, ऑलमोस्ट उनकी वो लैंड खाली बैरन पड़ी है और वो मूव करना चाहते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी इकोनॉमी को वेस्टर्न प्रोविंसेस में। और वो 12 वेस्टर्न प्रोविंसेस को उन्होंने सबसे पहले रेल और रोड के ट्रैक से मिला के उनको लेके आए हैं काशगर तक, इसी तरह कजाकिस्तान में अलमाती तक, फिर आगे ये रशिया की तरफ जा रहा है। ये बहुत सारे मुल्कों को 68 कंट्रीज को आपस में मिलाया जाएगा, जो कि ओल्ड सिल्क रूट था। इसलिए सिल्क रूट का नाम दिया गया है। ये सी पैक सिर्फ पाकिस्तान और चाइना का नहीं है, 68 जो कंट्रीज हैं उनको मिलाएगा आपस में। सी पैक पाकिस्तान और चाइना के, लेकिन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है ये 68 कंट्रीज को मिलाएगा। ठीक है। और सी पैक का बेनिफिट सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान नहीं है, बल्कि इसमें बहुत बड़ा एक्सेस है रशियन स्टेट्स के लिए कि जिनको अपनी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, क्योंकि दे आर डबल लैंड लॉक्ड एंड दे आर लैंड लॉक्ड कंट्रीज, वहाँ पे उनकी ट्रेड जो है वो नहीं हो पा रही। तो दे कैन ऑल्सो गेट अ वेरी गुड एक्सेस बाय सी पैक थ्रू गवादर पोर्ट। तो ये हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान और चाइना का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लेकिन इसके बड़े वाइडर फायदे हैं, जिसमें सेंट्रल एशिया भी आएगा, जिसमें रशियन पार्ट भी आएगा और जिसमें एक बहुत ज्यादा ट्रेड एक्टिविटी शुरू होगी। और गवादर पोर्ट जब एक्टिव हो जाएगी, जब गवादर पोर्ट अपने पूरे अरूज पे काम करना शुरू कर देगी, तो ये इस इलाके की वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट होगी। बिल्कुल सही है, मतलब इसमें आप समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान और चाइना की मईशत भी बेहतर होगी। पाकिस्तान की मईशत को जी बहुत ज़्यादा
अच्छे इफेक्ट होंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम भी सी पैक को वैसे लेके चले जैसे ये डिसाइड किया गया था। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि चाइना ने अपने वेस्टर्न प्रोविंसेस को जो डेवलप किया है, दे स्पेंड लाइक $44 बिलियन। उनको ये उन्होंने इनलैंड इन्वेस्ट किया है, एंड दिस इज आल्सो रिलेटेड टू सी पैक। वो पैसे उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए हैं। सी पैक इज अ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम, ये कोई बजट सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है। चाइना गवर्नमेंट हमें ये पैसे इसलिए नहीं दे रही कि जी हमने आपको गिफ्ट किए या यू नीड टू पे अस बैक। उसके साथ हमें फॉर्मूला दिया गया है कि आपके लिए जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, इसके साथ हम इंडस्ट्रियल जोन्स बना रहे हैं, तो ये इंडस्ट्रियल जोन्स, ये एरियाज एक सर्टेन टाइम में डेवलप होंगे। जब ये डेवलप होंगे तो इससे जो इनकम जनरेट होनी शुरू होगी, वो इनकम गवादर पोर्ट से, गवादर एयरपोर्ट से, वो इनकम हम रीइंबर्स करेंगे चाइनीज इन्वेस्टर्स को। और इसका एक बाकायदा फॉर्मूला है, एंड विद इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ 20 साल में, कुछ 25 साल में और कुछ 30 साल में, जब वो पैसे पूरे हो जाएंगे तो ये चीजें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिल्कियत होंगी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने यहां पे आके इन्वेस्ट किया है। दे हैव इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान एट द स्टेज वेयर दे जस्ट वांट टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने फरमाया कि चाइना जो है वो अपने ये एरिया जो है उनके लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर स्पेशली कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से इलाके हैं जो इस रोड से मुस्तफीद हो सकते हैं? सर, अब सबसे पहले देखें कि शायरा रेशम, उसके बाद सी पैक रोड, और सी पैक रोड ने आपके बहुत सारे जो सेंट्रल सी पैक रोड है उसने बहुत सारे जो फासले हैं उन्हें कम करती है। दुनिया में जब भी तरक्की होती है सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, रोड्स बनती हैं। आपने किसी इलाके को डेवलप करना है, आप वहां पे रोड ले जाएं। वो सारे इलाके जो सेंट्रल पाकिस्तान के दरमियान में से गुजरते थे, दे वर मोस्टली नॉट डेवलप्ड। तो क्या ये जो सी पैक के 5 रूट्स हैं, जो वेस्टर्न रूट है, ईस्टर्न रूट है, सेंट्रल रूट है और फिर इसके ट्रिब्यूटरी रूट्स हैं, इससे सबसे पहले क्या होगा कि लोगों तक एक्सेस पहुंचेगी और जहां रोड पहुंचेगी वहां पे डेवलपमेंट होगी। फिर इसकी दूसरी स्टेज है, एक्चुअली सी पैक की स्टेजेस थी। फर्स्ट वाज द इंफ्रास्ट्रक्चरल काम इस वक्त हो रहा था, अभी थोड़ा सा कुछ स्लो डाउन है, मे बी सम पॉलिटिकल रीजंस, आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन दैट पॉलिटिकल साइड। लेकिन चाइनीज जब भी कोई काम शुरू करते हैं, मैं ये बात कई प्रोग्राम्स पे कह चुका हूं, तो वो 100 साल तक सोचते हैं और जब वो शुरू करते हैं तो दे नेवर स्टेप बैक। इसलिए आपको चाइनीज की मेंटालिटी को समझना होगा। वो कभी आके सामने कुछ नहीं कहेंगे कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। दे ऑलवेज डू देयर वर्क वेरी साइलेंटली। तो अगर इसका फायदा चाइना को है, डेफिनेटली चाइना को बहुत बहुत फायदा है सी पैक का, गवादर का, इसका बहुत फायदा है। लेकिन पाकिस्तान को, हमें उसका फायदा कैसे उठाना है? मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूं इस चीज की कि अभी सी पैक अपने फर्स्ट फेज से गुजर है, इसका सेकंड फेज आएगा। सेकंड फेज होगा जॉइंट वेंचर्स का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, मोबिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री का। हम चाइनीज से जो चीजें आज भी इंपोर्ट करते हैं, वी आर स्पेंडिंग अ बिग फॉरेन एक्सचेंज to import the products from China. Why don't we bring them to Pakistan? We assemble these items, we manufacture these items in Pakistan and then we export from Pakistan. This is the excess we can get. लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी की जरूरत है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि अभी वो तैयारी नहीं की गई। जैसे इजाज़ साहब, आपने सी पैक को अगर देखना है तो आप ये देखिए कि जब यहाँ पे इंडस्ट्री मूव करेगी तो क्या हम इनफ पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है जो आज भी है और कल भी है। फिर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, हम उसको वैसा फैसिलिटेट कर रहे हैं जैसे करना चाहिए था? क्या हम उनकी बड़ी इंडस्ट्रीज को पाकिस्तान में उस तरीके से अट्रैक्ट करवा पाए हैं? जब भी आपने किसी को इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करवाना होता है, यू हैव टू प्रोवाइड देम द सर्टेन फैसिलिटीज। आपको उन्हें कुछ ऐसा करना होता है। इवन जब भी कोई बड़ी इंडस्ट्री कहीं पे मूव करती है तो उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। आपके बड़ी जो आप डिस्कशन कर रहे हैं बड़ी वैलिड है, लेकिन ये जो डिस्कशन कर रहे हैं इसके लिए किसने करना है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काम करना है? जी बिल्कुल, इसकी सी पैक की स्टेजेस थी। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो बिल्कुल इसके बारे में दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, लेकिन चाइना गवर्नमेंट को हो सकता है कुछ शिकायतें भी हैं, जैसे कि सी पैक उस स्पीड से काम नहीं कर रहा। जैसे फर्स्ट फेज 2022 में खत्म होना था, बट स्टिल वी आर
फार बिहाइंड। अच्छा, ये जो है, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि ये कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों के जहन में कि पता नहीं कब कंप्लीट होगा। जैसे आपने कहा कि पहला फेज जो है 2022 में कंप्लीट होना था, लेकिन बाद किसी से नहीं हो सका। ये अब इसकी सिचुएशन क्या है, किस स्टेज पे है, कब तक लगता है आपको कि ये बिल्कुल ग्वादर और चाइना का ये जो बॉर्डर है यहाँ तक ये रोड कंप्लीट हो जाएगा? सर देखिए, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ये पहला फेज था जिसमें पोर्ट बनना, गवादर एयरपोर्ट बनना, जो आप बता रहे हैं कि 2022 में कंप्लीट होना, जो 2022 में कंप्लीट होना था। आज अगर मैं एक देखता हूं तो आज हैदराबाद सक्कर मोटरवे आज भी शिकार है एक इट्स बीन डिलेड। और वो डिले क्यों है कि अभी भी पाकिस्तान गवर्नमेंट को उसका कोई कंसल्टेंट भी नहीं मिल रहा चाइना वाली साइड से, क्योंकि मैं समझता हूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद नहीं है? नहीं, चाइना से क्यों कंसल्टेंट मंगवा रहे हैं? देखिए, हर प्रोजेक्ट का ना एक बेस होती है, ठीक है, और उस बेस को वैसे किया जाता है जो कि इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है। आप ये ना समझिए कि पाकिस्तान के जो कंसल्टेंट हैं वो कर सकते हैं, डेफिनेटली एफडब्ल्यू के पास बहुत अच्छे अच्छे कंसल्टेंट हैं। व्हाट आई नो, ज़ीरक इज अ वेरी बिग कंसल्टेंट। टैलेंट की कमी तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर? टैलेंट तो इट इज नॉट अबाउट टैलेंट, इट इज नॉट अबाउट टैलेंट। ये एक वक्त आता है कि जब आप इस काम को करते करते किसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा वक्त आएगा पाकिस्तान पे, पहले हमें ये चीजें बाहर से सीखनी पड़ती हैं, फिर इंप्लीमेंट होती हैं। मैं सर आपके बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना रहता है उसमें, कितना टाइम लग सकता है? मैं सर वो ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि ये कितना कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फेज क्या है, उसके बाद थर्ड फेज है। सेकंड फेज है जॉइंट वेंचर्स का। जॉइंट वेंचर्स हमने कैसे करनी है, हमने चाइनीज इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में कैसे लेके आना है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की बिल्कुल पॉलिसी नहीं है। जो लोग कहते हैं कि चाइनीज यहाँ पे आएंगे, जमीनें खरीद लेंगे, कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उन्हें पाकिस्तान की जमीनें खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर उनके पास इतने पैसे हैं कि अगर वो खरीदना चाहें तो वो ऑस्ट्रेलिया की और कनाडा की और इंग्लैंड की जमीनें भी खरीद सकती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग इस चीज में ये बड़ी अच्छी बात की, बहुत सारे लोग नेगेटिविटी ये फैलाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह आई वो बड़े सगीर में और उन्होंने कब्जा कर लिया, ये भी ऐसे हो रहा है। ये जरा क्लियर कर। इस कदर मिसकंसेप्शन है लोगों में, बल्कि मैं बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट देखता हूं कि जो they are actually political journalists, but when they are on the TV screen वो हमेशा क्या बात करते हैं कि जी CPEC में ये हो रहा है, CPEC में ये हो रहा है। You never know because this is an economy, you are not an economist। आप इसको ऐसे एनालाइज नहीं कर सकते। being a journalist, मैं ऑब्जर्वेशन है, मेरी एक राय है कि जो CPEC मंसूबा है ये पाकिस्तान की बका है, ये पाकिस्तान के अंदर रीढ़ की हड्डी का जो है वो इंशाल्लाह किरदार अदा करेगी और पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। मेरा कहना ये है, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ये बात अल्लाह ताला CPEC को हमेशा कायम व दायम रखे। आमीन। ये पाकिस्तान की बका की ज़मानत है अल्लाह ताला के हुक्म से, ये अल्लाह ताला का करम है। CPEC एक ऐसा मंसूबा है जिसके बाद पाकिस्तान को बहुत सारे बैरूनी खदशात से अल्लाह ताला बचा लेगा। और मैं एडमायर करता हूँ अभी भी कि हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, द वे दे प्लेड देयर करैक्टर, उन्होंने जिस तरीके से इस तरह का कि बहुत सारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं और बहुत सारे छुपे हुए दुश्मन हैं कि उन्होंने CPEC को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसको ख़राब करने के लिए उन्होंने हर एक हिकमत अमली अपनाई है। देखिए, कभी दहशतगर्दों का हमला करवा दिया चाइनीज के ऊपर, कभी कुछ करवा दिया कि किसी न किसी तरीके से रुक जाए। ये हमारे लोगों को समझने की जरूरत है कि मैं दोबारा उस बात पे आना चाहता हूँ कि CPEC का सेकेंड फेज में एम्प्लॉयमेंट शुरू होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और वो एम्प्लॉयमेंट, देखिए, वो जो एम्प्लॉयज रखे जाएंगे पाकिस्तान से होंगे। सर आपका क्या ख्याल है? मुझसे ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। यही कंफ्यूजन है ना लोगों के अंदर। जिस तरह मैंने कहा कि वो कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कब्जा कर लेंगे, ये भी लोगों का कहना है कि वो जी पाकिस्तान से तो रखेंगे नहीं, वो तो चाइना से लेके आएंगे। एक चाइना में इस वक्त पर एनम इनकम क्या है? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है। वहां पे पर एनम इनकम इस वक्त $10,000 से ऊपर है। इट इज ऑलमोस्ट $14,000। ठीक है, अगर एक हम वर्कर को बुलाते हैं पाकिस्तान में चाइना से, चाइनीज वर्कर को बुलाते हैं और वो चाइनीज वर्कर पाकिस्तान में आता है तो इट कॉस्ट देम मोर देन $1,500 अ मंथ। बिल्कुल, जिसका मतलब है पाकिस्तानी 3 लाख रुपया। इट इज अ बिजनेस प्रोग्राम। इसके लिए उन्हें स्किल्ड लेबर चाहिए। मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं, हमने स्किल्ड लेबर के लिए क्या किया है? वी डिड नथिंग। हमने उस पूरे प्रोजेक्ट के लिए
चाइनीज किसी सूरत में यहाँ पे अपने वर्कर्स को नहीं लाना चाहते, वो ज्यादा कोई अपना सुपरवाइजर ले आएंगे, दे कैन नॉट अफोर्ड इट बिकॉज इट्स नॉट फिजिबल, इट्स नॉट वायबल। सब आप समझते नहीं है कि मुख्तलिफ जगहों पे सेंटर्स बनाने की जरूरत है जहाँ पे उनको वर्कशॉप्स कराए जाए, जहाँ पे सिखाया जाए कि जो ये सी पैक के जो हमारा मंसूबा बनने जा रहा है, जो हमने उसके बाद एम्प्लॉयमेंट करनी है, एम्प्लॉयज रखने हैं, उनको किस तरह का काम लेना है, ये चाहिए ना किस तरह आपने सेकंड फेज के लिए, सेकंड फेज ऑफ द सी पैक आप स्किल्ड लेबर कहां से लेके आ रहे हैं? सेकंड फेज है क्या? सबसे पहले हमें ये पूछ रहे हैं कि सेकंड फेज है क्या? सेकंड फेज में जब पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, फैक्ट्री यहां पे मूव करेंगी, यहां पे एक बिजनेस एक्टिविटी एक शुरू होगी, तो यू नीड व्हाट? यू नीड अ स्किल्ड लेबर। वन इज अ स्किल्ड लेबर, वन इज अ प्रोफेशनल लेबर। एक ऐसे लेबर जिसे ये पता है कि आई एम डेडिकेटेड टू माय जॉब, ना मेरा ताया बीमार है, ना मेरा चाचा बीमार है, ना मेरी खाला फौत हो गई है, दे आर डेडिकेटेड टू देयर जॉब, they should not concern with this all। ये लोग कहां से आएंगे? पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट था कि इन्होंने स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करनी है अप टू 2022, बट वी आर टू स्लो। अब मेरे इल्म के मुताबिक जियांगसू की एक कंपनी पाकिस्तान में आई है, दे हैव मेड एन एग्रीमेंट विद टैफ्टा, जी चाइनीज कंपनी, और वो यहाँ पे डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज लेके आई है इंजीनियरिंग सेक्टर के और पब्लिक सेक्टर के। उन शॉर्ट कोर्सेज से वो लोगों को ट्रेन करेंगे, दे विल ब्रिंग दीज पीपल्स इनटू द मार्केट, जहां पे वो जब चाइनीज इन्वेस्टर आए तो वो लोग अवेलेबल हों। आपने ये शिकवा किया, मैं एक बहुत बड़ी चाइनीज ग्रुप से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे जब ये क्वेश्चन किया तो मैंने लिटरली उसको अपने बाल नोचते हुए देखा, और उसने मुझे कहा कि हम लोग एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तानी वर्कर्स को। हमने ऐसे इंजीनियर्स रखे हैं जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, लेकिन जब उनकी क्वालिफिकेशन की और इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात होती है तो इवन दे कैन नॉट मैच विद दैट जो वहां पे पॉलिटेक्निक से पढ़ के आते हैं, जो उन्होंने पढ़ा है प्रैक्टिकली वो नहीं है, वो प्रैक्टिकली वो नहीं है। तो ये बात आप ज़हन में रखिए, चाइनीज नेवर वांट टू ब्रिंग देयर लेबर इन पाकिस्तान, वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कोई भी इदारा, ये कमर्शियल इदारा है, ये किसी के लिए बजट सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है कि उन्होंने उनके वहां पे लेबर बहुत ज्यादा पड़ी है और उन्होंने पाकिस्तान लेके आनी है। दे आर शॉर्ट ऑफ द लेबर्स। हमें ये बात सोचनी चाहिए कि चाइना में इस वक्त स्किल्ड लेबर कम अज कम $1000 प्लस में अवेलेबल है, इससे नीचे आपको वहां पे लेबर नहीं मिलेगी। स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर लाइक एन ऑफिस बॉय, like a small worker, even though you cannot get it for less than $700। तो आप ये बताइए कि वो पाकिस्तान में आके कैसे काम करेंगे, जहां पर उनकी बोर्डिंग, लॉन्चिंग, उनका रहना, उनका सिक्योरिटी, अ लॉट ऑफ इश्यूज, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। तो हमें क्या करने की जरूरत है? वी नीड टू प्रोड्यूस अ स्किल्ड लेबर, अ सेमी स्किल्ड लेबर, कि जब चाइनीज कंपनीज पाकिस्तान में आए तो हम लोग तैयार हों कि हमारे पास इतनी वर्क फोर्स है कि हम उसे मीट कर सकते हैं, हम उनकी डिमांड्स को मीट कर सकते हैं। इसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत सा काम करने की जरूरत है, लेकिन हम लोग अपने पॉलिटिकल प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ रहे। हम लोग ये सोच नहीं पा रहे, हम लोग कह देते हैं सी पैक सी पैक, हम क्यों नहीं समझते, नहीं बदलना चाहते आमिर साहब, हम अपनी मुआशी हालत खुद ही नहीं बदलना चाहते ना। इसका मतलब तो ये हुआ ना, देखिए मैं सिंपल सा एक फार्मूला है आसान अल्फाज में जो मुझे समझ आई आपकी बात से, कि देखिए यहाँ से हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो प्रेफर करते हैं कि हम फॉरेनर कंट्रीज में जाके वहाँ पे मेहनत मजदूरी करें, अपने घर भेजें। आपके मुल्क के अंदर ऐसा फैसिलिटेट किया जा रहा है, इस तरह की फैसिलिटी मौजूद है कि आप थोड़ा सा कोर्सेज करें, इस तरह की मेहनत करें तो आप ज़्यादा कमा सकते हैं। तो हम उधर क्यों नहीं जाते? हम बजाय इसके कि दूसरे मुल्कों में जाके कमाएं, अपने घर में रह के नहीं हम कुछ करना चाह रहे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर जो है, जो इधर उधर भेजते हैं लोगों को, उनको चाहिए कि यहाँ पे जो आपका सेकेंड फेज आप कह रहे हैं कि सी पैक के जो सम्राट होंगे, सेकेंड फेज की तैयारी करवाएं जाके। सर हमारा एजुकेशन सिस्टम भी, आई वांट टू ब्लेम इट, मैं इसके बारे में भी कहना चाहूँगा कि जिसमें नॉन टेक्निकल एजुकेशन पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, जिसका कोई फायदा नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा एक क्लर्क की जॉब तलाश कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जबकि मैं यहाँ पे बैठ के कहता हूँ कैमरामैन इज अ टेक्निकल एजुकेशन, यस, इवन अ मेकअप आर्टिस्ट इज अ टेक्निकल एजुकेशन। आप अपने लोगों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाएं, जहां पे वो मुआशरे के लिए अपना पार्ट प्ले कर सकें, वो कुछ ना कुछ कर सकें। तो ये जिसे हम समझते हैं कि चाइना गवर्नमेंट ऐसा करना चाहती है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। तो व्हाई नॉट वी स्टेप फॉरवर्ड? तो पहले तो ये मैं आपकी विसातत से, क्योंकि आप एम्बेसडर हैं,
ये है कि चाइना का कोई ऐसा इरादा नहीं है, जैसा गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो खुदा न खास्ता आएंगे, यहाँ पे ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगे, ज़मीनें खरीदेंगे। उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, उनके पास तो अपनी ज़मीनें बहुत सारी पड़ी हुई हैं। ये शायद नाजरीन में से किसी को ये बात पहुंच जाए। चाइना गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट किसी सूरत में पाकिस्तान गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है कि एज एन इंडिविजुअल किसी को लैंड सेल की जाए। बिल्कुल सही है। अनलेस ही होल्ड द पाकिस्तान पासपोर्ट। अगर उसके पास पाकिस्तान आईडी है, पाकिस्तान पासपोर्ट है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और ये रिसेंटली थोड़ी सी चेंज हुई है कि जी आपने फॉरेनर्स को पाकिस्तान की सिटीजनशिप देनी शुरू की है। इसके बावजूद जो भी इन्वेस्टर पाकिस्तान आएगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। उसके लिए एक लोकल पार्टनर होगा और वो लैंड कंपनी को दी जाएगी एंड दैट विल बी ऑन अ लीज बेसिस, जिसकी एक लिमिट होगी। पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है 30 इयर्स, 60 इयर्स, 90 इयर्स लीज। लेकिन हम फैसिलिटेट कैसे करना चाहते हैं, हम चाइनीज को अपने मुल्क में बुलाना कैसे चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2018 तक $68 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके थे, लेकिन उन $68 बिलियन में से अभी तक कितने बिलियन डॉलर इन्वेस्ट हो चुके हैं? दिस इज माय क्वेश्चन कि क्या हमने इसको स्लो कर दिया है? अगर स्लो किया है तो क्यों किया है? अगर हमारी रिजर्वेशंस हैं, व्हाई नॉट वी टॉक डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट ऑफ चाइना कि इन रिजर्वेशंस को थोड़ा सा आप एड्रेस करें। हम इन प्रॉब्लम्स को ऐसे कैटर कर लेते हैं। जब भी होता है सीपैक की एक उसका चेयरमैन लगा दिया जाता है। सीपैक का चेयरमैन लगाएं, लेकिन उसको प्लानिंग डिवीजन के साथ अटैच किया जाए। जब प्लानिंग डिवीजन को प्लान देगी तो सीपैक अथॉरिटी तब ही तो उसे पिक्चर पे लेके आएगी। अब ये बात मुझे तो गवर्नमेंट को बताने की नहीं है, ये तो गवर्नमेंट को खुद समझना चाहिए कि सीपैक काम क्यों नहीं कर रहा, सीपैक चल क्यों नहीं रहा, फ्रोजन क्यों है। आज आप $1 बिलियन सिर्फ लेना चाह रहे हैं आईएमएफ से, और आईएमएफ आपको उसके लिए स्क्वीज कर रहा है। चाइनीज ने जितने उन्होंने यहां पे जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो कोई उठा के सड़कें साथ तो नहीं लेके, ना एयरपोर्ट लेके हैं, ना सड़कें लेके हैं, बंदरगाह भी पाकिस्तान में है। तो ये सारी चीजें तो पाकिस्तान में है। अगर ये पाकिस्तान में है तो इसका अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान को होगा। और मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं कि इवन गवादर पोर्ट इज ऑल्सो ऑन अ लीज प्रोसेस फॉर लाइक 25 to 30 ईयर्स, कि जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट विल नॉट पे देम द मनी। पाकिस्तान गवर्नमेंट वहां से जो कार्गो हैंडल होगा उसकी एक स्पेशल फी चार्ज की जाएगी, वो फी रीइंबर्स होगी उस अकाउंट में जिस कंपनी ने आके वो पोर्ट बनाई है, और वो पैसे उस कंपनी के विद इन 25 ईयर्स पूरे होंगे। और उस पूरे होने के लिए देखें अब चाइना ने आपको कितनी फैसिलिटीज दी। उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि ये सारे कंटेनर आपके मुल्क के होंगे, वो कहते ठीक है ओके ये पोर्ट है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे वेस्टर्न प्रोविंसेस से तकरीबन सॉरी 1 मिलियन कंटेनर या 1.5 मिलियन कंटेनर एनुअली एक्सपोर्ट होगा पूरी दुनिया में। उसमें से हम एक फीस रखेंगे लाइक $100, $120, जो कि फीस रीइंबर्स होगी उसकी इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट में। आफ्टर 25 ईयर्स ये सारी कॉस्ट पूरी हो जाएगी और आपको वो पोर्ट इंडिपेंडेंटली चलाने के लिए मिल जाएगी। अब अगर हम उस पर भी रिजर्वेशंस रखते हैं तो मुझे उसकी समझ नहीं आती। हमें तो चाइना को इनकरेज करना चाहिए कि वो इस पोर्ट को जल्दी से जल्दी एक्टिव करे। वो तमाम ट्रक्स, वो तमाम रूट्स दिखें। अब कोई भी बजाय कि हम उसको डिले करें, आपने न सिर्फ आमर साहब मेरी बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों की दुखती रग पे हाथ रखा है कि आईएमएफ और ये इधर उधर जो भाग रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर इतना कुछ होने वाला है, हम उसको डिले कर रहे हैं, पेंडिंग कर रहे हैं। वाई? ये एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। मुझे जाना है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमर अली साहब मौजूद हैं मेरे साथ, जो कि एजाजी एम्बेसडर हैं सीपैक के। आमर अली साहब, ब्रेक से जाने से पहले बात हो रही थी, लेकिन एक फर्स्ट जो पहला फेज़ था सीपैक का, उसको हम दरमियान में छोड़ गए, आगे हम फेज़ 2 में चले गए। फेज़ 1 जो है सीपैक, वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जो 2022 में जो है कंप्लीट हो रहा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हो गई और क्या क्या चीज़ें रहती हैं? बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जी। अभी तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तो अभी 40% प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं और 60% फेज़ 1 के ही रहते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा टोटल रोड नेटवर्क ये मुकम्मल होना ज़रूरी था।
फिर इंडस्ट्रियल जोन्स मुकम्मल होने बनने, अभी तक हम बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन्स पे कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाए हैं। मेरे इल्म के मुताबिक एक इंडस्ट्रियल जोन जो है अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन, ये एक्टिव है जो कि सी पैक के अंडर है, फेडमिक उसी का एक पार्ट है, फेडमिक इज़ ऑल्सो एक्टिव। बट बिसाइड दैट टोटल पाकिस्तान में 22-23 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने थे, वो आइडेंटिफाइड हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लेकिन उन पे इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क अभी तक कुछ नहीं हो सका। अगर हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं उनको डेवलप करने के लिए, वी कैन ऑल्सो ब्रिंग दैम टू द सी अंडर द सी पैक, कि वो चाइनीज़ कंपनियों को यहाँ पे बुलाया जाए, उन्हें कहा जाए कि आप डेवलप करें, उन्हें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं जो चीज़ें लोकल गवर्नमेंट हमारी प्रोवाइड कर सकती है, एंड दैट इज़ ओनली अ फैसिलिटेशन सॉरी। इनको चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, पाकिस्तान हो या चाइना हो, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर ले अंदर। सर प्राइवेट सेक्टर अभी तक तो वो तो फेज 2 का मरला है, प्राइवेट सेक्टर ने तो फेज 2 में एंटर होना है, फेज 3 में एंटर होना है, अभी फेज 1 ही कंप्लीट नहीं हुआ, फेज 1 ही कंप्लीट नहीं हुआ। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपको सुस्त रवि का शिकार है, आपको क्या लगता है कि कितना टाइम और लग जाएगा इसमें? फेज 1 की बात कर रहा हूं। अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में स्टेबल हो और उसमें कोई चेंजेस ना आए, कोई डिले ना हो, तो आई थिंक इट नीड एटलीस्ट 2 to 3 years मोर, क्योंकि 3 years 2 से 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। एक इंडस्ट्रियल जोन में अप्रोक्सीमेटली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो $1 billion या इससे ज़्यादा होती है, और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज मूव होती हैं, एक पूरा सिस्टम बनता है, एक चीज़ें इकोनॉमी फ्लो में आती है, और जब वहाँ पे काम शुरू होता है, फैक्ट्रियाँ शुरू होती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। और ये मेरी बात याद रखिएगा, कोई भी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 4 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स को जनरेट करती है। तो अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी तो उसके साथ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होगी, और उससे हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, हम एक्सपोर्ट करने के काबिल होंगे, हमारे रुपए पे प्रेशर कम होगा, हमारा डॉलर स्टेबल होना शुरू होगा, बल्कि रिवाइव करेगा। दुनिया में ऐसा मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है कि आपका डॉलर। तो ये कितनी आमर साहब, मुझे दुख हो रहा है, बैड लक है फिर हमारी कि हम जो है 2 से 3 साल लगा के जो हम इधर उधर धक्के खा रहे हैं, वो कशकोल लेके फिर रहे हैं। जो हमारी हुकूमतें आती हैं वो कहती हैं हम कशकोल लेके नहीं जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ऐसे नहीं जाएंगे। तो फिर ये बदकिस्मती कहूँगा कि आप पाकिस्तान के अंदर सब कुछ मौजूद है, पाक चाइना मिल के ऐसा काम करना चाह रहे हैं। अगर 2-3 साल अगर ये मेहनत करके उसको बिल्कुल जो है उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी रुकावट ना लेके आए, तो आप निकल सकते हैं इस क्राइसिस से। क्यों नहीं निकलना चाह रही है? बात ये थी कि अगर आपका ताल्लुक लाहौर से है तो मैं आपको कहूँगा कि जी आप कसूर जो 50 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करें। आप पहला क्वेश्चन करेंगे क्यों? एनी स्पेशल इंसेंटिव? ताकि लाहौर छोड़ के कसूर क्यों करें? मैं कसूर क्यों जाऊँ? आप चाइनीज़ को पाकिस्तान बुलाना चाहते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि आप पाकिस्तान आएँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट करें, उनकी स्टेट ओन कंपनियों को पाकिस्तान में बुलाना चाहते हैं कि जो वहाँ से ना सिर्फ खुद आएँ बल्कि इन्वेस्टमेंट भी लेके आएँ। वो आपसे एक सवाल तो कर सकती है ना, व्हाट इज़ द इंसेंटिव? व्हाट पाकिस्तान गवर्नमेंट विल गिव अस द इंसेंटिव? हम आएंगे, ठीक है, हम इन्वेस्ट भी करते हैं, हमें कौन सी सॉवरेन गारंटी मिल रही है? हम यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? ऑल्दो दे लाइक अस, चाइनीज़ हमें हमेशा कहते हैं थेगामन मीन्स आयरन ब्रदर्स। सो उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ही ऑल्सो यूज्ड टू कॉल अस पाकिस्तान इज़ आवर आयरन ब्रदर्स, वी आर द आयरन ब्रदर्स। लेकिन जब हम उन्हें यहाँ पे बुलाते हैं, क्या हमने प्लान किया कि हमने उनको क्या इंसेंटिव देने हैं? या हम सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि नहीं जी वो यहाँ आएंगे, यहाँ पे ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी? वो वक्त गुजर चुका है, सोचते हमने वो वक्त गुजर चुका है। क्यों हम लोग इस सोच से बाहर नहीं आते कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अनदर मॉरल टाइम? आज वक्त वैसा नहीं है, अब वक्त बहुत बदल चुका है, अब मुल्कों की सरहदें मुख्तलिफ हैं। तो हमें अपने आप को पूरी दुनिया में प्रेजेंट करने की ज़रूरत है कि वी आर अ वेरी रिलायबल नेशन। हम जो बात करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, हम उसे पूरा करते हैं। आप चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान लेके आएँ, फर्स्ट फेज को जल्दी से जल्दी मुकम्मल करें। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ अ वेरी बिग सब्जेक्ट। पहला फेज मुकम्मल होगा तो सेकंड फेज पे जाएंगे ना। पहला फेज मुकम्मल होगा और फिर उसके साम्राज्य, जैसे कहते हैं कि जी
$68 बिलियन तो एक फेज है, सेकंड फेज में हो सकता है ये $200 बिलियन हो। आमिर साहब, जिस तरह हुकूमतें चेंज होती हैं, देखिए मंसूबे जो इस तरह के होते हैं वो किसी सियासी जमात के तो नहीं होते, वो तो मुल्कों के आपस में मुआहदे होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हलचल है, जो आए रोज़ हुकूमत चेंज हो जाना, इस मंसूबे के दौरान तीसरी हुकूमत चेंज हो गई, तो इसमें क्या ये मंसूबा जो है सुस्त रवि का कहीं शिकार हुआ या उसके ऊपर कोई असरअंदाज ये चीज़ें हुई? एक छोटा सा फ्रेज है, मैं वो लास्ट में रिपीट करूंगा। कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। जब भी वो प्लान बनाते हैं, दे मेक अ प्लान फॉर 10 years, 5 years, 30 years, एंड नो मैटर व्हाट उस प्लान को चेंज नहीं करते। ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। खुदा के लिए कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी गवर्नमेंट को जो है विक्टिमाइज नहीं करता, लेकिन जो गवर्नमेंट के प्लान होते हैं, जो पूरी कौम के प्लान होते हैं, उनको कभी भी डेफर नहीं किया जाता, उनको आगे बढ़ाया जाता है, कॉन्फिडेंस दिया जाता है, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि नहीं, गवर्नमेंट चेंज होगी तो हमारे मुल्क में कुछ गलत नहीं होगा। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आज हम किसी भी तौर पे गवर्नमेंट को क्या मैसेज दे रहे हैं? हमने एक नेगेटिव मैसेज पास किया है, जिसका मुझे ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरे लिए पाकिस्तान नंबर 1 है, तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि हमें एक कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए अपनी पॉलिसी में। कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है, कल को किसी तरह की भी गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, वो अपने गवर्नमेंट इश्यूज़ को, अपने स्टेट इश्यूज़ को, अपने इकोनॉमिकल इश्यूज़ को वैसे ही एड्रेस करे जैसे उसे करना चाहिए, और इकोनॉमिकल कंसेंसस बनाए। जिस वक्त भी इकोनॉमी की बात होती है तो वो इकोनॉमिकल कंसेंसस की बात होती है, उसमें पॉइंट्स वो एक फर्द के लिए नहीं होती, वो पाकिस्तान के लिए होती है, वो पूरे पाकिस्तान के। सर, मैं बीइंग अ लिटिल पॉलिटिकल के, हम लोग ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो कि शॉर्ट टर्म होती हैं, जो कि सिर्फ ऐसी होती हैं कि जिसमें हमने आफ्टर 3.5 years और आफ्टर 4 years अवाम के पास वोट लेने जाना है। आमिर साहब, मुख्तसर ये है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई आम पाकिस्तानी है, कोई स्टैब्लिशमेंट है, कोई ब्यूरोक्रेसी है, तो वो सबसे पहले पाकिस्तानी है। पाकिस्तान महफूज है, पाकिस्तान की मईशत बेहतर है, तो वो सब खुशहाल है। सर, मैं आपने ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया, मैं अब ज़ाती तौर पे मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आपके मुल्क में CPEC क्या, बल्कि जितने भी डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी फ्रीली काम ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? दे आर स्केयर्ड। उनको रिटायरमेंट के 2 साल बाद बुला दिया जाता है, उन्हें किसी भी बात पे कॉल कर लिया जाता है, और कॉल करने के बाद डिसाइड किया जाता है कि जी तुम पे ये केस है। आप ब्यूरोक्रेसी को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। जब तक ब्यूरोक्रेसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, द फाइल विल नॉट मूव फ्रॉम वन टेबल टू अनदर। वो फैसला नहीं कर पाएगा ना, खुल के फैसला नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये एक पैगाम है पाकिस्तान के लिए कि अपनी ब्यूरोक्रेसी को काम करने दें, और जब काम होता है तो उसमें से 100 में से 2 काम, 10 काम, 5 काम, 20 काम गलत भी हो जाते हैं, लेकिन क्रेडिट दें। इंसान है ना, इंसान से गलती हो सकती है। उसने 80 काम आमिर साहब, मुझे पता नहीं अब कितने लोगों ने जो देख रहे हैं प्रोग्राम CPEC को विजिट किया है। मैंने विजिट किया है, एक दफ़ा नहीं बल्कि मुझे 4-5 दफ़ा चांस मिला कि मैं इसको विजिट करूं, देखूं जाके, बल्कि मैं उस पर प्रोग्राम भी करना चाह रहा था वहाँ ऑन स्पॉट जाके। उसके लिए मुझे बाद में पता चला कि परमिशन लेना पड़ती है वहाँ प्रोग्राम करने के लिए। तो देखिए, वहाँ पे एक चीज़ है, चाइनीज़ तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारी पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाती हैं, जाके वहाँ पे देखें कि वो पत्थरों के अंदर, समंदरों के अंदर, दरियाओं के अंदर, वो पहाड़ों के अंदर, वो कठिन रास्तों में आपकी पाक फौज किस तरीके से काम कर रही है, और किस तरीके से वो चाइनीज़ जो इंजीनियर्स लगे हैं उनकी किस तरह से हिफाजत कर रहे हैं, और आप उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मेरे ख्याल में, मेरी एक नाकसी सोच के मुताबिक, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर ये बात होती तो शायद ये मनसूबा बंद हो चुका होता। इसमें आपका मुल्क पाकिस्तान शामिल है, इसमें आपकी पाक फौज शामिल है, जिस वजह से ये मनसूबा चल रहा है। और इसको मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ताखीर का शिकार नहीं करना चाहिए, इसको फास्ट करना चाहिए। आप 2-3 साल कह रहे हैं, इनको 1.5 साल में कंप्लीट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो। एक तो सबसे पहले बात यह कि कोई भी जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इकोनॉमी का, उसे किसी सूरत में डिले नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अपनी पॉइंट स्कोरिंग करे, जो जिसने करनी है करे, लेकिन हमें किसी तरह के भी इदारों को किसी जगह पे इंगेज नहीं करना चाहिए। लेट देम डू देयर जॉब। बिल्कुल, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें अपना काम करने तो बड़ा मुश्किल काम है। अपनी जान को दाव पे लगा के इस मुल्क की हिफाजत जो करते हैं, दे आर प्लेइंग अ बिग पार्ट।
फॉर आवर इकोनॉमी, फॉर आवर फ्यूचर, उनको मैं नहीं समझता, क्योंकि इन चीज़ों में हमें इंगेज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बजा कह रहे हैं। लेकिन ये मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है कि खुदा रहा कि ये पाकिस्तान की बका के लिए ये काम हो रहा है, पाकिस्तान के नौजवान नस्ल के लिए काम हो रहा है, बल्कि नस्लों के लिए काम हो रहा है, तो इसको डिले ना किया जाए। बजाय कि ये आप इसको ताखीर जिस तरह 2022 में कंप्लीट होना था, तो इसको 2022 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अब भी आप इसको डिले नहीं करें, आप इसको 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर वसाइल बढ़े। बजाय लोग दूसरे ममालिक में जाके जॉब ढूंढे, पाकिस्तानी यहाँ पे उनको ना आए कि इतनी मतलब भरमार हो यहाँ पे। लेकिन उसके लिए वही बात जो आमिर साहब ने कहा कि वहाँ पे वर्कशॉप की ज़रूरत है, यहाँ पे टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है। आप एक आम एजुकेशन दे रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन जो है वो दें, उसका फ़ायदा होगा। और इसी वजह से जब आप करेंगे तो बाहर से कंपनियाँ आएंगी ना यहाँ पे काम करने के लिए। जब वो बात ठीक है कि आप ये लाहौर छोड़ के किसी दूसरे शहर में कहेंगे इन्वेस्टमेंट करें, तो क्यों करें? इसकी कोई ना कोई रीज़न बताएंगे ना पहले उसके। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि ये जो जिस तरह आपने डॉलर ऊपर जा रहा है, आपने एक फार्मूला रखा कि इसमें इस तरह हो सकता है, पाकिस्तान की मईशत में सी पैक मनसूबे का किस कदर किरदार होगा? सर, मैं आपकी बात से इस डॉलर वाली बात को रिप्लाई करने से पहले एक बात और करना चाहता हूं कि हमने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं, दुनिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऐसे नहीं बनते हैं। मैंने इस पर कई दफ़ा बात की है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमेशा इंसेंटिव प्राइस पे होते हैं, डिप्रिशिएटेड प्राइस पे होते हैं। गवर्नमेंट उसमें डिफरेंट आइडियाज़ देती है, डिफरेंट फार्मूलाज देती है, और हमेशा उस इंडस्ट्री को प्रमोट करती है जिसकी पाकिस्तान में ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट हो रहा है, तो वाई डोंट यू गो टू द सैमसंग, हुआवे, ओप्पो, शाओमी। आप उनके पास जाइए, आप उन्हें जाके कहिए कि हम आपको बिल्डिंग देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, मुफ्त देते हैं, इसके पैसे मत लो। आप लोगों ने हर एक कंपनी को एक ही लाइन में लगा दिया है, और उसके लिए मैं बड़ा बर्मला कहता हूं जी कि वजीर आजम का एक पोर्टल, ऑफिस एक पोर्टल आ गया कि जी यू नीड टू शो द इन्वेस्टमेंट 2 टाइम मोर देन योर प्रोजेक्ट, जिसका मतलब आपने बैंकों को डेफर कर दिया, आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को डेफर कर दिया, और आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। ये पोर्टल ला के जिसे आपने नाम दिया कि जी ये नीट एंड क्लीन करने की कोशिश की है। क्या नीट एंड क्लीन कर रहे हैं? उसके बाद 1.5 साल हो गया है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं, ये कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आप? ये जो इस वक्त वजीर आजम का एक पोर्टल आया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, कि जो नई इंडस्ट्री लगेगी वो इतना कैपिटल शो करे अपने प्रोजेक्ट से 300 टाइम मोर। बजाय आप उसको ये कहेंगे आप हमसे इंसेंटिव ले, आप उसे ये कह रहे हैं कि तुम पहले हमें वाइड कैपिटल शो करो, फिर हम तुम्हें ये प्रोजेक्ट देंगे। क्या आप ये जमीन मुफ्त दे रहे हैं? गवर्नमेंट्स की जमीनें मुफ्त देती है। आप इन कंपनियों को बुलाएं, इनको लेके आए पाकिस्तान में, इन्हें कहें हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, बिल्डिंग बना के देते हैं, जगह मुफ्त देते हैं, लाइट हम आपको पावर इंसेंटिव प्राइस पे देते हैं। 10-10 करोड़ डॉलर की 3 इंडस्ट्री लगा लें यहाँ पे मोबाइल फोन बनाने की, आपके 2 अरब डॉलर की इंपोर्ट है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन की। ना सिर्फ वो एब्सोल्यूट हो जाएगी, बल्कि आप मोबाइल एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। पता नहीं पॉलिटिकल पार्टियों में कौन से माहिर मुआशियात हैं जो हमारे गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं उनको कौन समझाता है वहाँ पे जाके कि इस तरीके से करें। अब बदकिस्मती की बात तो ये है आमिर साहब कि यहाँ पे हम जैसे लोग वहाँ से नेट से निकालते हैं चीज़ें, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे सामने पेपर रखते हैं और वो करना पाकिस्तान के फैसले शुरू कर देते हैं कि ये पाकिस्तान की मईशत ऐसे बेहतर हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो माहिर मुआशियात पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनसे मशवरा लिया जाए कि पाकिस्तान की मईशत कैसे बेहतर की जाती है, कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो है बाहर से कंपनीज आके काम कर सकती हैं। बजाय पहले हम अपने उस काबिल तो कर लें कि उनको कहें कि वो 3 मतलब आप जिस तरह कहा कि ज्यादा दें, मतलब जमा करवाएं, फिर जाके जो है वो सारा करेंगे। पहले इस काबिल तो करें ना अपने आप को, हम उस काबिल तो है नहीं, उन पे शर्त शराइत रख रहे हैं। सर, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। व्हेन आई वाज स्टेइंग इन चाइना और आई वाज वर्किंग विद द सिल्क रूट प्लानिंग, एंड मैं अगेन दोबारा आपको बताता हूँ कि सिल्क रूट प्लानिंग इज द ग्रैंड मदर ऑफ सीपैक। सिल्क रूट प्लानिंग का बेबी है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, और उसका बेबी है सीपैक। सो व्हेन आई वाज वर्किंग विद सिल्क रूट प्लानिंग, तो हम लोगों ने एक शहर प्लान किया गवर्नमेंट ने नियर तेंजिन, एक पूरा एक नया शहर आबाद करने का, और तेंजिन बीजिंग के बिल्कुल करीब, इट्स अ वेरी बिग चाइना के अंदर, ठीक है।
तो वहां पे उन्होंने एक नया फ्री ट्रेड पोर्ट बनाया, और फ्री ट्रेड पोर्ट जब बनाया तो मैं उस टीम का, उस प्लानिंग की टीम का, उस फाइनेंशियल प्लानिंग की टीम का हिस्सा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम यहां पे क्या मांगते हो? तो मैंने उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को यहां पे एक ऐसा एग्जीबिशन सेंटर दें जहां पे पाकिस्तानी अपनी चीजों को एग्जीबिशन के लिए ला सके एज एन एग्जीबिटर, ताकि वो चाइना के लिए अपनी ट्रेड को बढ़ा सके। चाइना के लिए अपनी वो, चाइना इज अ वेरी बिग कंज्यूमिंग मार्केट फॉर मोर देन $780 बिलियन इंपोर्ट्स। तो उस $780 बिलियन चाइनीज ने तो हिला के रख दिया जी, पूरी दुनिया के क्या पोर्ट को हम हिला के लोग रख दिया। 1% ले रहे हैं, हम आधा % ले रहे हैं, हम लोग नहीं ले रहे। तो चाइना गवर्नमेंट ने ये कहा ठीक है, हम तेरी ये प्रपोजल मान लेंगे, लेकिन एक शर्त है कि जितनी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आए, टॉवल एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन आए, बेडशीट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन आए, कारपेट ऑर्गेनाइजेशन आए, जो भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन आए, हम एक ऑर्गेनाइजेशन को वहां पे डिस्प्ले देंगे एंड दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी सिर्फ एक मैनेजमेंट की थोड़ी सी फीस होगी, ताकि पाकिस्तान की प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा चाइना में एक्सेस मिल सके। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा काम मेरी सोच पाकिस्तानी बिग अचीवमेंट है कि ऐसा और अगर आपको मैंने कोई चांस चीज मिलता है अपने लिए नहीं कही। मैं कहा नहीं, कह सकते थे ये फैसिलिटी आप पाकिस्तान, ड्यू टू कोविड चूंकि चाइना बंद है, उसके फौरन बाद ये सारी प्रॉब्लम शुरू होगी। अगर ये ना शुरू हुई होती तो वो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं जहां पर पाकिस्तान को 47,000 स्क्वायर मीटर जगह एलोकेट की गई है कि ये इलाका होगा जो पाकिस्तान पवेलियन होगा, उसको पाकिस्तान स्ट्रीट का नाम दिया गया है। और अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं आपको वो फॉरवर्ड करूंगा और आप देखिएगा कि वो हम दिखा सकते हैं आवाम को कि वो पाकिस्तान स्ट्रीट कैसी होगी, वहां पे क्या काम होगा और किस तरह के ऑब्जेक्टिव हैं जो हम वहां पे अचीव कर सकते हैं। सेल्फ इंडिपेंडेंस चाहिए तो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, चाइना को एज अ सप्लायर कंट्री ना लें, चाइना को एज अ कंज्यूमर कंट्री लें। वी हैव अ लॉट ऑफ एरियाज जहां पे हम चाइना को बेशुमार चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हमें उसकी विंडोज बनाने की जरूरत है, हमें फैसिलिटेशन की जरूरत है, हमें गवर्नमेंट की वन कंट्री एग्जीबिशन सेंटर्स की जरूरत है, हमें ऐसी पॉलिसीज की जरूरत है। मैं बहुत सारी ऐसी चीजें आइडेंटिफाई कर सकता हूं यहीं पे बैठे हुए कि पाकिस्तान की इस वक्त अगर एक्सपोर्ट्स चाइना को नाउ इज टचिंग टू ऑलमोस्ट $6 बिलियन, जिसमें $2.7 बिलियन की रिसेंटली जो एक चीज इंक्रीज हुई है दैट इज ओनली कॉपर के जो बिलेट जा रहे हैं यहां से। सिर्फ एक प्रोडक्ट है कि वो $2.7 बिलियन की इंक्रीज हुई है। इसके अलावा हम यहाँ पे हमारे पास स्टोन्स हैं, जेम स्टोन्स हैं, लसबेले का पत्थर है, जेड है, हमारे पास लैपिस है, वी हैव प्रीशियस स्टोन्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स। ये लसबेला को भी टच कर रहा है ये सीपैक? ये लसबेला का पत्थर एक खास पत्थर है जिसको सीपैक को जी डेफिनेटली ये एक साइड उधर से भी निकलती है। ठीक। तो वो एक पत्थर है जिसको चाइना में बड़ा हाई रैंक किया था। सॉरी, हम क्यों उसको फोकस नहीं करते हैं? बिल्कुल सही है। ये तो एक एग्जांपल है ना जी, ये तो एक एग्जांपल है। आपको ऐसे मैं कई एग्जांपल्स दे सकता हूं कि पाकिस्तान हमें आज इंडिया चाइना को कन्वेंशनल आइटम्स जिसमें अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, ये कैसे कहते हैं मेहंदी है, और जिसको वो ऑर्गेनिक नाम दे रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक फेस मास्क है, मुल्तानी मिट्टी है, ये ऐसी बहुत सारी चीजें जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो $20 बिलियन की हैं। अच्छा, यहां तक कि आपके जो पत्थर है जो हमारा जिसे पिंक स्टोन कहते हैं, जो हमारा पिंक सॉल्ट है, हिमालयन सॉल्ट, ये पाकिस्तान से इंडिया जाता है 3 सेंट पर केजी में, वहां से प्रोसेस होके वहां से ये इंडियन करके इस वक्त ये चाइना में जा रहा है। इससे बड़ी नाली क्या हो सकती है? दिस इज ओनली वन आइटम। आपकी आइटम जो है वो दूसरा आप उसे पत्थर के रेट पे बेच रहे हैं, 3 सेंट्स पर केजी में पत्थर के रेट पे बेच रहे हैं। आप उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आप उसके बहुत सारे नाइट लैंप बना सकते हैं। से तो भरा पड़ा है पाकिस्तान, आप उसको बहुत डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं, आप उसको ऑर्गेनिक करके यूज कर सकते हैं। आप उसको क्यों नहीं टच करते? हम लोग क्यों उसको चाइना मार्केट में एक्सप्लोर नहीं कर रहे, जबकि पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, गवर्नमेंट लेवल पे सॉल्ट कहा जाता है। मतलब गवर्नमेंट लेवल पे सेमिनार्स होते हैं, तो यही चीजें
आप वहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं आगाह करते कि ये सर, चीजें मैं पता है, माजरत हमको चाहता गवर्नमेंट को हूं- वैसे पता है। मैं माजरत चाहता हूँ जी कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत कम ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। वन कंट्री एग्जीबिशन बहुत कम की गई है। यहाँ पे हमने ज्यादा हालांकि इनको करने की जरूरत है। जहाँ से ज्यादा जो हमने एम्फसाइज किया है वो हमने यार्न एक्सपोर्ट करने के लिए किया है या ग्रे फैब्रिक। इससे ज्यादा हमने चाइना को कुछ भी नहीं, हम उसे वैल्यू एडिशन में नहीं लेके गए। आप चाइनीज को सेकंड फेज पे लेके आए, जेवी में लेके आए, उन्हें कहें कि ये सारी हम यहाँ चीजें से पाकिस्तान में हम process एक करें। दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, इल्जाम तराशी करना, उसको मार दो, गिरा दो, जला दो, यहाँ से निकलेंगे तो समझ आएगी ना पाकिस्तान का क्या सोचना है। दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो जहालत है। जब आप अपने मुल्क में लोगों को ये फिक्र मौज देंगे कि आपने काम करना है और आगे बढ़ना है, उनकी सोच बदल जाएगी। तो वो ये नहीं सोचेंगे। चाइनीज ऐसे निकले ना, जापान ऐसे निकला ना आगे, उन्होंने ये उनको कहा है कि ये करें आप। मैं कहता हूं सर, जो भी गवर्नमेंट में बैठा लेट हिम डिसाइड, जो भी बैठा है और गवर्नमेंट आनी जानी है पाकिस्तान के लिए करें ना, उसको वो डिसाइड करने दें प्लीज, उसको डिसाइड करने दें। कोई भी गवर्नमेंट बैठा, किसी की भी गवर्नमेंट है, हर कोई आमिर मुद्दे साहब, वतन है। एक क्वेश्चन है कि कोई भी मुल्क हो उसमें सकाफत और सियाहत का बड़ा किरदार होता है, मईशत के अंदर बड़ा मुआशी उससे फ़ायदे लिए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सकाफत और सियाहत के कौन कौन से शोबे हैं जो पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा दे सकते हैं? आपने बड़ी दुखती सी रग छेड़ी है। मैं इस पे थोड़ा सा बताता हूं कि मालदीव एक छोटा सा मुल्क है जिसकी शायद 3-4 लाख आबादी है, थोड़े से जजायर हैं जो आबाद हैं। मालदीव ने एक एग्जीबिशन की चाइना में। उस एग्जीबिशन में उन्होंने अपने न्यूली वेडेड कपल्स को उठा के वो उन्हें लेके गए मालदीव, और वहां पे उन्होंने उनके फोटो शूट्स करवाए। और फोटो शूट्स करवा के उन्होंने उन फोटो शूट्स को चाइना के सोशल मीडिया पे प्रमोट किया। एकदम से मालदीव में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी राइज हो गई। वो क्या थी? टूरिज्म। आज लाइनों में खड़े थे चाइनीज, जो कि सिर्फ वाया श्रीलंका, और श्रीलंका को उसका बेनिफिट ये हुआ था, श्रीलंका वाज मेकिंग $2.7 बिलियन पर ईयर जस्ट फ्रॉम टूरिज्म। एक छोटा सा मुल्क और $2.7 बिलियन वो सिर्फ टूरिज्म से कमा रहा था। अगर श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स की है तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसका टूरिज्म बंद होना चाहना था, जो कि कोविड के बाद टूरिज्म बंद हो गया, जिसकी वजह से लोग बड़े बड़े तबसरे कर रहे हैं कि जी श्रीलंका की इकोनॉमी क्यों कोलैप्स कर गई। उसके पीछे रीजन, और वो सबसे ज्यादा कौन थे? वो सबसे ज्यादा विजिटर्स थे चाइनीज। हम क्या पाकिस्तान में चाइनीज को यहां पे ला के हम उन्हें दिखा सकते हैं कि तुम 100 किलोमीटर ट्रैवल करो तो हाईएस्ट माउंटेन से नीचे उतर के तुम डेजर्ट में भी आ सकते हो। हमारे पास बेहतरीन कोस्टल लाइन है, हमारे पास खूबसूरत डेजर्ट्स हैं। क्या हम उन्हें ये अट्रैक्शन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते क्या हम उन्हें ये बता सकते हैं कि बुद्धिज्म की सबसे पहली यूनिवर्सिटी टेक्सला में बनी थी? क्या हम इसको रिलीजियस टूरिज्म से एंगेज कर सकते हैं? क्या हम उन्हें पाकिस्तान में ऐसे लेके आ सकते हैं कि दिस इज एन इंटरनेशनल सिटी जहां पे लॉस थोड़े से सॉफ्ट हैं, यू कैन एंजॉय योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर विल। आप यहां पे आइए, आप यहां पे रहिए, आप यहां पे पैसे खर्च कीजिए। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें सबसे ज्यादा उन्हें एंगेज करने की जरूरत है। अट्रैक्शन दे, लोग खुद ब खुद आए ना यहाँ पे, तो खुद ब खुद आएंगे। सबसे इतना ज्यादा पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, इतना हम वहां पे अभी भी बहुत बुद्धिस्ट हैं। वी कैन ब्रिंग देम टू पाकिस्तान। हम यहाँ पे जब ये अच्छा, तो आपने टूरिज्म की बात की तो मेरी बात हुई जो चाइना की कल्चरल एम्बेसडर थी एक दफा, मुझे कहती कि हार्डली देयर आर फ्यू पीपल नोज दैट K2 इज एक्चुअली बिलोंग्स टू पाकिस्तान। तो हु विल एक्सप्लेन टू देम? क्या हमने चाइनीज को बताया है कि हम उनके साउथ वेस्ट ऑफ चाइना, पाकिस्तान, उनके साथ कितना बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, और उस बॉर्डर के साथ जो एरिया है वो कितना खूबसूरत है, और यहाँ पे कैसी कैसी अट्रैक्शंस हैं जो चाइनीज को यहाँ पे लेके आ सकती हैं। चाइनीज एज अ विजिटर आए, एज अ टूरिस्ट आए। हमने एक पॉलिसी तो बना दी जी, हमने चाइनीज को टूरिस्ट वीजा इशू करना है। आगे क्या किया? आए कहाँ पे? सही कह रहे हैं आगे क्या किया? टूरिज्म पॉलिसी कहाँ है? आमिर साहब, मैं अगर बात करूं क्वेश्चंस की, तो यकीन कीजिए कि ये वाकई ही पाकिस्तान की बका के लिए है। हमारी दुखती रग है कि ये जो काम नहीं हो रहे, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त शॉर्ट है, मैं मुख्तसर 2-3 सवाल करूंगा कि ग्वादर जो है बेसिकली है क्या? ग्वादर जो हम कह रहे हैं कि ग्वादर ऐसे है, ग्वादर में ये हो जाएगा, ग्वादर क्या है? इसमें थोड़ा सा इसका मुख्तसर तारफ करवा दीजिएगा। Gwadar is considered to be the second largest deep sea port in the world, natural. ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पे पहला कहाँ पे है?
आई थिंक इट्स मैक्सिको। ठीक है, उसके बाद ये पूरी गवादर। दुनिया का दूसरा डीप सी ग्वादर के नेचुरल डीप सी पोर्ट है। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मदर फीडर जो है वो डॉक हो सकता है, और मदर फीडर का डॉक होना बहुत जरूरी है। हम जब इसे कंपेयर करते हैं, व्हेन वी फोकस के जी ईरान जी चाह बाहर से ये दे रहा है, मैंने बहुत बड़े जर्नलिस्टों को ये बातें करते देखा, और मैं इतना हैरान होता हूं कि जब आपको एक चीज का नहीं पता तो प्लीज उस पर कमेंट मत कीजिए। किसी ने ये लिख दिया कि जी चाइना अफगानिस्तान के जरिए ईरान जाएगा, वहां से चाह बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। चाह बाहर एक वाटर चैनल है, इट्स नॉट अ नेचुरल डीप सी पोर्ट जिसपे शायद 14,000 टन का जहाज लैंड जो है वो डॉक कर सकता है। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि वो एक वाटर चैनल है। ग्वादर से सी पैक से आम पाकिस्तानी को क्या फायदा हो सकता है? सर मैं उसी साइड पे आ रहा हूं जी। जब यहां से ट्रेड एक्टिविटीज शुरू होंगी, जब देखिए पोर्ट सिर्फ एक चीज हैंडल करती है, वो है आपका कार्गो। लेकिन वो कार्गो बनना कहां है? वो बनना है थ्रू आउट पाकिस्तान। किसी एरिया में शूज बनने हैं, किसी एरिया में आपने वैल्यू एडिशन की तरफ जाना है, आपने फल एक्सपोर्ट करने हैं, आपने सब्जी एक्सपोर्ट करनी है, आपने प्रिजर्व्ड आइटम्स एक्सपोर्ट करनी है, एवरीथिंग। गवादर उसका एक सिर्फ फीडिंग हब है। गवादर ने बाय इटसेल्फ कुछ प्रोड्यूस नहीं करके देना, सिवाय इसके कि गवादर इज अ फीडर पोर्ट। वहां से आप एक फैसिलिटी लेंगे एक्सपोर्ट के लिए, और वो जरूरी क्यों है? मैं आपके क्वेश्चन को एक और तरफ लेके जाता हूं। उसकी गवादर इज उसकी लोकेशन उसको बेसिकली जो है वो दुनिया से बड़ा जुदा करती है। अब प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हो गया, लेकिन इंटरेस्टेड है, हमें प्लीज 2 मिनट और दीजिएगा क्या, ताकि हम डिस्कशन कर सकें। गवादर की जो लोकेशन है कि चाइना अगर कोई चीज शंघाई से या निंगबो से या गोंगजू से एक्सपोर्ट करता है मिडल ईस्ट को, इट टेक्स अबाउट 17 डेज, लेकिन गवादर से 2 दिन लगेंगे। अफ्रीका पहुंचने में गवादर से 5 दिन लगेंगे। जबरदस्त। यूरोप पहुंचने में 7 दिन लगेंगे। इसकी जो सेंट्रल लोकेशन है ये इसको मुमताज करती है। क्या बात है? किसी भी और जगह से। ये है पाकिस्तान का ग्वादर, ये है पाकिस्तान का ग्वादर। एक इसकी ज्योग्राफी, एक इसकी पोजीशन कि ये एक फीडर पोर्ट है, ये एक मदर पोर्ट है। इसको हमें इस तरीके से देखने की जरूरत है कि गवादर से हम चाइना अपनी तमाम एक्सपोर्ट्स को डाइवर्ट कर दे अपने सेंट्रल चाइना से पाकिस्तान की तरफ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रह ना जाए। आई थिंक 2009-10 की बात है, 10 मेरे ख्याल यही होगा कि सोशियन के चेयरमैन मेरे बड़े भाई इकबाल अख्तर हुसैन साहब और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त मेरे मोहसिन बाकर बिलाल हुसैन, उन्होंने वहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की, बड़ी इन्वेस्टमेंट की। और मुझे समझ नहीं आई कि वही जो आप कह रहे हैं कि ये छोड़ के वहाँ क्यों जाए। तो मेरा सवाल भी उनसे ये था कि रियल एस्टेट में आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो आप ये आगाह कीजिएगा कि वहाँ पे रियल एस्टेट जो है उसका फ्यूचर है। जब तक हम सेकंड फेज में नहीं जाएंगे, एक्चुअली आई डोंट थिंक उस वक्त तक कोई नहीं है। जी ये आज बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था, ग्वादर के हवाले से, सी पैक के हवाले से, और ये सिल्क रूट जो बन रहा है। और मुझे फर्स्ट टाइम पता चला, मेरे बहुत सारे नाजरीन को भी फर्स्ट टाइम पता चला होगा कि ये सिर्फ सी पैक जो है ये सिर्फ पाकिस्तान चाइना को नहीं मिला रहा, बल्कि ये आगे रूट्स इसके जो है 68 कंट्रीज 68 मुल्कों को मिल रहा है। पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। हम सिर्फ अपने यहाँ पे हुकूमतें गिराने, हुकूमतें बनाने में लगे हुए हैं। खुदारा इस सी पैक को तेजी से जल्द अज जल्द जो है इसको कंप्लीट होने दे, ताकि आम पाकिस्तानी तक पाकिस्तान की मईशत, हम डॉलर की बात करते हैं, डॉलर ऊपर गया, डॉलर इधर चला गया, पाकिस्तान में ये महंगाई होगी। अगर इसको खत्म करना है तो बजाय कशकोल लेके मुल्कों में जाने के बजाय कभी IMF कभी किसी के पास, तो पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए सी पैक का जल्द अज जल्द बनना बहुत जरूरी है। फिर सेकंड फेज में आप जाएंगे, फिर इंडस्ट्री में जाएंगे। और सेकंड, हमारी जो एजुकेशन है वो आम एजुकेशन बच्चों को ना दे, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाए। सेंटर्स बनाए, जिन्होंने एजुकेशन हासिल की हुई है वो सेंटर्स यहाँ वर्कशॉप दें, ये टेक्निकल इशू है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स पाकिस्तान के अंदर जो है पाक चाइना की वसातत से उनको मिल सके। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से अपने मेजबान एजाज डोगर को दीजिए इजाजत। पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।